हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक कक्षा 12 के लिए है जो कि फिजिक्स है। और आज से फिजिक्स का पहला लेसन शुरू होगा, जिसमें हम लोग पहले लेसन में पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसका इकाई है स्थिर वैद्युतिकी एक्सरसाइज 1 और चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, ये दिया है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो इसकी पहले परिभाषा लिखा जाए। स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु पर आवेश के स्थिर होने का अध्ययन करते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु पर आवेश के स्थिर होने का अध्ययन करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। इसको लिख भी दे रहे हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु पर आवेश के स्थिर होने का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु पर आवेश के स्थिर होने का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु पर आवेश कितना स्थित है उसके बारे में हम लोग स्थिर वैद्युतिकी में जानते हैं। ठीक है, इसमें सारा परिभाषा जो भी लिखवाया जाएगा लिख लिख के लिखवाया जाएगा, ताकि आप सभी लोग यदि नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह पढ़िए। ठीक है, चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत आवेश तथा इनके प्रकार। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक, वैद्युत आवेश तथा इनके प्रकार। अब देखिए, वैद्युत आवेश का मतलब क्या होता है। तो वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का या फिर किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, उसे क्या करते हैं हम लोग, वैद्युत आवेश। ठीक, तो किसी पदार्थ का या फिर किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करते हैं या फिर वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश। तो यहां पे लिख दें, वैद्युत आवेश किसी द्रव्य में, ठीक है, वैद्युत आवेश किसी द्रव्य में
वैद्युत आवेश किसी दो बार लिखा गया। वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण, वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत, यहाँ पे वस्तु पर वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, ये वैद्युत आवेश की परिभाषा है। वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है, द्रव्य मतलब पदार्थ, वह गुण है जिसके कारण वस्तु पर वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या करता है, उत्पन्न करता है। उसे क्या कहेंगे हम लोग, वैद्युत आवेश। इसका मतलब क्या होता है, जैसे समझते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या कहता है कि जैसे कि कोई रेशम का कपड़ा ले लें, ठीक है, ऐसे कर दिया जाए, रेशम का कपड़ा, यहां पर कांच की छड़ ले लें, ठीक है, कांच की छड़, ठीक, यहां पर ले लें बिल्ली की खाल, ये हो जाएगा एबोनाइट की छड़। ठीक, तब देखिए ये रेशम का कपड़ा, कांच की छड़, ठीक। तो रेशम के कपड़े को जब कांच की छड़ पर क्या करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक, तो रेशम के कण पर कांच के कण क्या आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही इन दोनों का संपर्क एक दूसरे से होता है तो इसके कण उधर और इसके कण इस साइड आने लगते हैं। ठीक, उसी तरह बिल्ली की खाल एबोनाइट की छड़ को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो यह भी क्रिया उसी तरह होने लगती है, यानी कि इसका कण इधर की तरफ और इसका कण इधर की तरफ। ठीक, तो जो भी हल्का कण होता है वह कांच की छड़ की ओर जाने लगता है। जैसे मान लीजिए कि रेशम का कपड़ा है, उसके कण हल्के हैं, कांच का छड़ भारी है, तो इसके कण भारी है, तो इससे कण किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। ठीक है, यानी कि इधर से इसमें और इधर से इसमें। ठीक, उसी तरह ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो छड़ ले लें, दो समान प्रकार के छड़, जैसे कि कांच की छड़ ले लिया गया, दो टुकड़ा। ठीक, अब इन दोनों टुकड़ों को क्या करेंगे, दोनों को ही रेशम के कपड़े से रगड़ देंगे। ठीक है, दोनों को क्या किया जाएगा, रेशम के कपड़े से रगड़ देंगे, तब उनको एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो वे आपस में क्या होंगे, जैसे ये छड़ हो गया, यह भी छड़ हो गया। ठीक ना, छड़, यहां पे लिख दे दोनों समान प्रकार के छड़ हैं, समान प्रकार के छड़ हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो समान प्रकार के छड़ हैं, दोनों को किससे रगड़ा गया है, रेशम के कपड़े से। जब इन दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़ करके एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो यह क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं। ठीक है,
क्यों दूर हटेंगे? क्योंकि दोनों पर क्या आवेश हो जाएगा, या तो प्लस हो सकता है या फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो सकता है। ठीक है। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? जब दो वस्तुओं का आवेश समान हो तब वह क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करेंगे। और आकर्षण का मतलब क्या होता है कि जब दो वस्तुओं का आवेश विपरीत हो, विपरीत का मतलब कि एक प्लस हो तो दूसरा क्या हो, माइनस हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, आकर्षण। जैसे कि ये प्लस प्लस है, ठीक, ये प्लस प्लस है, तो एक दूसरे को ये सब क्या करेंगे, दूर ढकेलेंगे। जैसे कि ये इसको उधर की साइड में और ये वाला इसको इस साइड में। ठीक है, यानी कि ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। जब भी प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होता है, प्रतिकर्षण। और जब माइनस और प्लस, जैसे कि ये यदि माइनस हो गया और ये यदि प्लस हो गया, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण। ठीक ना, दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण। आया समझ में? तो आकर्षण का मतलब क्या होता है कि जब दो छड़ या फिर दो पदार्थ ऐसे हो जिनका आवेश क्या हो, विपरीत हो। विपरीत का मतलब एक प्लस हो तो एक माइनस हो, तब क्या होगा, आकर्षण। और जब दोनों पदार्थ का आवेश क्या हो, समान हो, यानी कि हो सकता है कि माइनस माइनस हो या फिर हो सकता है कि प्लस प्लस हो, तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो ये हो गया आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक, अब देखिए अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश, यानी कि ये प्लस पॉजिटिव होता है और ये होता है निगेटिव। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के आवेश होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कण होता है, कण वह अणु से मिलकर बना होता है, और जो अणु होता है वह परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो कण है वह किससे मिलकर बना होता है, अणु से, और अणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। ठीक है, परमाणु सूक्ष्म कणों को कहते हैं, छोटे छोटे कणों को, और कई छोटे छोटे कणों से मिलकर किसका निर्माण होता है, अणु का, और कई अणुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, बड़े से कण का। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे कि हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। ठीक, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, एक होता है नाभिक, नाभिक में एक प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, नाभिक में क्या होता है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। ठीक, इसके बाहरी तरफ जो गोलाकार दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा। क्या बोलेंगे, कक्षा। हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों ओर स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से अपनी कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए कोई भी चीज
मान लिया जाए कि ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो कोई भी चीज यदि सामान्य अवस्था में है, ठीक ना, कोई भी चीज सामान्य अवस्था में है तो वह क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक। कोई भी कण या फिर कोई भी पदार्थ सामान्य अवस्था में है तो वह क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब उस पर कोई आवेश न हो, ठीक है। उदासीन का मतलब कोई आवेश न हो। जैसे कि मान लें कि हीलियम है तो हीलियम +2 है तो दूसरा -2 हो सकता है। किसी पदार्थ पे प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, तभी वह क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। जैसे कि हीलियम का किसी परमाणु पर +2 इलेक्ट्रॉन है और उसी पर -2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये घटेगा तो क्या आ गया, 0। यानी कि कोई भी कण या फिर पदार्थ शुरू में क्या होता है, सामान्य अवस्था में होता है तो वह क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। जैसे कि ये दो छड़ ही मान लीजिए, ये दोनों छड़ हैं, इन पर ये दोनों सामान्य अवस्था में है, यानी कि उदासीन है, ठीक है। तो इनको जब हम लोग संपर्क में लाएंगे, ठीक, तो संपर्क में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे की तरफ ये सभी खींचेंगे, यानी कि माइनस इस साइड में और प्लस जो है कि इस साइड में जाएगा, ठीक है। यानी कि इनके बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण, ठीक है। ये क्या होगा, आकर्षण, ठीक। यही मान लिया जाए कि दोनों छड़ धनावेश है, दोनों छड़ धनावेश या फिर दोनों छड़ ऋणावेश है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे, ढकेलेंगे। यानी कि ये वाला छड़ इसको इस साइड में और ये वाला छड़ इसको इस साइड में ढकेलेगा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया हम लोगों का, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। इसका मतलब होता है कि जब दो छड़ समान आवेश के होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण, और दो छड़ जब विपरीत आवेश के होंगे तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये चीज हो गया हम लोगों का आवेश के प्रकार, धनावेश और ऋणावेश, ठीक। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसमें मेन पॉइंट को बताया जाएगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला टॉपिक है आवेश का क्वांटम प्रकृति, ठीक है। आवेश का क्वांटम प्रकृति, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है Q ±NE, ठीक है। Q ±NE, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर, ठीक है, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर एक निश्चित आवेश, ठीक है, एक निश्चित आवेश जो होता है वह एक पूर्ण गुणक होता है, ठीक है। निश्चित आवेश क्या होता है, एक पूर्ण गुणक होता है। पूर्ण गुणक का मतलब कि जहां पे n क्या है, n का मान 1 2 3 डॉट 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 हो सकता है, ठीक है। ई को हम लोग क्या करते हैं, मूल आवेश है, ठीक है। ई को क्या बोलेंगे, मूल आवेश। तो जो भी मूल आवेश होता है, हो सकता है कि धनावेश हो जाए या फिर हो सकता है कि ऋणावेश हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्लस माइनस लिखा गया है, ठीक है।
कोई भी पदार्थ होता है तो उस पे कितने आवेश हैं, ठीक है, कोई भी पदार्थ है उस पर कितना आवेश है, तो इसके माध्यम से हम लोग उसकी जानकारी लेते हैं कि उस पदार्थ पे कितना आवेश है। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का आवेश 3.2 × 10⁻⁻⁰ कूलाम, मान लीजिए कि 4.8 × 10⁻⁻⁰ कूलाम, 8 × 10⁻⁻⁰ कूलाम, या फिर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, कोई भी वस्तु है उस पर आवेश या तो 3.2 × 10⁻⁻⁰ कूलाम, 4.8 × 10⁻⁻⁰ कूलाम, 8 × 10⁻⁻⁰ कूलाम, 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम। ठीक है, तो ये सभी क्या दर्शाते हैं, किसी वस्तु पर कितना आवेश उपस्थित है, इस चीज को ये लोग दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी में कॉमन क्या दिख रहा है, ये 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम। ठीक है, इसको इस तरह से लिख दें, जैसे कि यहाँ पे 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। 2 का 1.6 में गुणा करेंगे 3.2 आएगा। इसको लिख सकते हैं 3 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। इसको लिख सकते हैं 1 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि n बराबर क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकती है, अरे पूर्ण गुणक हो सकता है 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे सूत्र के आधार पर देखिए Q इक्वल टू लिखा है कि +-NE, तो n के जगह पे हो सकता है कि 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, और E यानी कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, जो कि कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम होता है। यहाँ पे तीनों कणों का आवेश लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को E से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, ठीक है, प्रोटॉन धनावेश होता है और न्यूट्रॉन जो है कि उदासीन होता है। ठीक, उदासीन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम, ये माइनस हो जाएगा, और प्रोटॉन का होता है +1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम, ये चीज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका परिभाषा बनाएंगे आवेश का, क्वांटम प्रकृति का, कि प्रकृति में पाया जाने वाला वह आवेशित वस्तु, ठीक है, प्रकृति में पाया जाने वाला वह आवेशित वस्तु जिस पर एक निश्चित जो कि जिसका आवेश, ठीक है, जिसका आवेश एक निश्चित आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, ये चीज होता है आवेश का क्वांटम प्रकृति। और ये जो सूत्र है इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज महत्वपूर्ण है। चलिए अगला टॉपिक, अब चलते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1785 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, कूलाम
वैज्ञानिक हैं, इन्होंने किस सन में इसका प्रतिपादन किया था? 1785 ईस्वी में। ठीक, तो इसकी परिभाषा लिख दें। दो बराबर आवेशों, यहां पे दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती